वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है शुभम। इस बार उनकी AIR 24 रही है IIT जैम में। वो अपने एक्सपीरियंसेस इस बार शेयर करने वाले हैं। सो वेलकम शुभम टू बंसल बायोलॉजी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द रैंक। थैंक यू सो मच मैम। शुभम, आप अपने बारे में बताना चाहोगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने BSc की है? जी मैम, तो मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ, बट करेंटली मैं अपना BSc बॉटनी में कर रहा हूँ हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ओके, सो अभी आप दिल्ली में ही रहते हो? जी, अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। ओके, सो शुभम, कहाँ से पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है और कब सोचा तैयारी शुरू करनी है? तो मैम, ऐसा तो मतलब मेरे हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में मेरे एक सीनियर थे, मुझसे एक साल सीनियर है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि IIT जैम, गेट, एक्सेल, ये सारे एग्जाम्स होते हैं जिससे आप IITs में MSc कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया था। बाकी प्रिपरेशन ऐसा था कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स पहले से फॉलो करता था कि इसको माइंड में लेके कि हाँ, अगर मुझे जैम के लिए अपियर करना है तो स्टैंडर्ड बुक्स मतलब टिप्स पे रहनी चाहिए। और अगर आप बोलोगे कि जैम फोकस्ड एकदम PCM सब साथ में मिला के, तो वो मैंने अगस्त से शुरू की थी, लास्ट ईयर। अगस्त से आपने शुरू किया, तो आपने सारा सिलेबस पढ़ा था IIT जैम का? जी, मैं बायोलॉजी तो मैंने सारा पढ़ा था। जैसे मैथ्स तो 12th तक नहीं था, तो मैंने बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया था, कैलकुलस वगैरह। लेकिन बायोलॉजी जो सबसे मेन है वो तो पूरा। बायोलॉजी जो सबसे मेन है वो पूरा किया था। और व्हाट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैम ऐसा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री 12th तक की आती है मैक्सिमम। वो सिलेबस में वैसे मेंशन करते हैं कि +3 लेवल, बट मतलब 12th तक ही आता है। तो आपका जैसे 11th 12th के मेरे नोट्स थे, तो मैं उन्हीं को रिवाइज करता था। वो बहुत हेल्पफुल होते उस टाइम पे। ओके, सो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th लेवल का जो भी चीजें आपको लगी, आपके नोट्स थे, वो पढ़ा। और बायोलॉजी आप अच्छे से डेप्थ में पढ़ कर गए थे? जी जी जी। ठीक, तो अगस्त से आपने प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो आपको लगता है इतना टाइम सफिशिएंट होता है शुभम? मैम, इस पे मैं एक चीज बोलूंगा कि मैंने अगस्त से प्रिपरेशन शुरू की जैम फोकस्ड एकदम, कि बस रिवाइज करो। अब जैसे स्टैंडर्ड बुक्स तो मैं बहुत पहले से पढ़ रहा था, अपने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहा था। तो मतलब हो भी सकता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी चीजें रह जाती है, समझ में आती है, तो उनके लिए हो सकता है। बट जैसे मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप पहले से शुरू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी पाथ फाइंडर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे भी फायदा होता है। और शुभम, आपके मार्क्स कितने बने हैं इस बार IIT जैम में? मैम, मेरे आए हैं 75.67। 75.67। अब इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपके कितने नेगेटिव मार्क्स हुए थे, आपको ये कुछ याद है पेपर में? जी मैम, मैंने बस एक क्वेश्चन था जो कि डिफरेंशिएशन का था। तो क्योंकि भाई 12th तक मैथ्स थी नहीं, तो मैंने सोचा कि एक तुक्का मार के देख लेते, सही हुआ तो हुआ, नहीं भी हुआ तो 0.33 जाएगा। तो वो 1 मार्कर मैंने गलत किया था। बाकी मैंने बाकी बिल्कुल रिस्क नहीं लिया था। MCQ में तो ऐसा था कि जितना हो सके उतना मिनिमम रिस्क लो। MSQ नेट तो चलता है, उसका कुछ जाता नहीं है। बट MCQ में बिल्कुल, जैसे मुझे याद है 4 क्वेश्चन MCQ के छोड़ दिए थे। और वही हाँ, तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो MCQ में अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि हाँ 75% 100% श्योर है कि हाँ मुझे ये आता है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। बट वैसे गैस मारना काम नहीं करता है। ओके, आई गॉट तो इट शुभम। वैसे जी। सो शुभम, आपके पास बंसल बायोलॉजी की IIT जैम की बुक भी थी, तो वो आप बताना चाहोगे कि वो आपको किस तरीके से हेल्प करी थी? जी मैम, मैंने उस बुक को ऑलमोस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले ऑर्डर किया था। और वही लास्ट का जो फेज रहता है 1 डेढ़ महीना, वो तो खाली आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज करते हो। तो मैंने उसको पूरा सॉल्व किया था। तो बुक ने ऐसे हेल्प किया कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम पढ़ते बट भूल जाते हैं या फिर दिमाग में रहते नहीं है जल्दी से। तो क्वेश्चन सॉल्विंग, अब क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थे, उसमें एवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत सब था। तो ये रहता है कि उससे हेल्प बहुत मिलती है। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि याद नहीं रहते, तो क्वेश्चन सही हो जाए, गलत हो जाए, तो वो याद आता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, तो मुझे एक बार रिवाइज भी करना है। तो उस सेंस में आपका बुक बहुत हेल्पफुल था। एंड व्हाट अबाउट द बंसल बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़े थे, तो उसने आपको किस तरीके से हेल्प किया शुभम? जी मैम, टेस्ट सीरीज तो मतलब बहुत जरूरी है। तो हेल्प ऐसी रहती है कि अब जैसे मैं करता था कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखता था कि मुझे इस दिन पे ये वाला 3 घंटा रखना है और इसमें सॉल्व करना है। तो ऐसे रहता है कि जैसे टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव वो हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, MCQ गलत हो जाते हैं।
तो वहां पे मतलब इंसान कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ मेरे को गलत नहीं करना है, भले मैं थोड़ा छोड़ दूं। और टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा तो मैम यही है कि एक चीज पता चल जाती है, हमें पैटर्न पता चल जाता है कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना है। अगर मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 60 में से मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरे एवरेज 65 या 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये पैटर्न के लिए टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्पफुल थी। वो रिकग्निशन हो जाता है कि हाँ ये अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना है, ये छोड़ दूं, ये कर लूं। डेफिनेटली। तो शुभम, आपने अब बायोलॉजी के लिए बोला कि आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करते हुए आ रहे थे, तो आप बताना चाहोगे कौन कौन सी यूनिट के लिए आपने कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी? जी मैम, जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो बहुत लोग लेनिंजर पढ़ते हैं और स्टायर वगैरह पढ़ते हैं। हाँ। मैंने लेनिंजर और थोड़ा बहुत वॉइट एंड वॉइट पढ़ा था, क्योंकि हम्म। वॉइट एंड वॉइट में भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया रहता है। बाकी सेल बायोलॉजी के लिए कार्प कार्प बहुत अच्छी है, मतलब कार्प लैंग्वेज बहुत इजी है, समझ में आती है। कूपर भी अच्छी है। और फिर जैसे अब क्योंकि मेरा कोर्स बॉटनी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने तेइज एंड जीगर पढ़ी थी। ठीक है। और बाकी कुछ जैसे एवोल्यूशन वगैरह ये सब तो ऐसा रहता है कि इंटरनेट से भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। और इकोलॉजी के लिए मैंने पी ओडम की और कोरमोंडी पढ़ी थी थोड़ी बहुत। ओके। और एंड जी, हाँ जी, जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स के लिए? हाँ जी। तो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए वो स्नस्टर्ड की बुक आती है, वो बहुत हाँ। अच्छी है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैम वाटसन वाटसन तो बाइबल है। हाँ जी, तो वो तो मतलब पढ़ना ही चाहिए मॉल बायो के लिए। बाकी बायोटेक्निक्स के लिए ये विल्सन वॉकर पढ़ी थी मैंने। उसमें मतलब थियोरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा दिया गया है, जैसे कि पेज हो गया या एगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उन सब के लिए विल्सन वॉकर बहुत अच्छा है। और जैसे कुछ नए टॉपिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐड हुआ है, तो हाँ हाँ। उसके लिए तो मैंने, हाँ जी, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, क्योंकि उसका ऐसा कोई बहुत स्पेसिफाइड भी नहीं था सिलेबस में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। लेकिन ये था कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, तो उससे कर लिया था मैंने। डेफिनेटली, क्योंकि अभी वो नया नया आया था, तो डेफिनेटली सी बात है ज्यादा क्वेश्चंस आने नहीं वाले थे, तो उसमें से थोड़े ही आने वाले थे। तो जी शुभम, इतनी सारी आपने बुक्स पढ़ी, डेफिनेटली सी बात है ये बच्चा एक साल में तो नहीं कर सकता, इसलिए आपने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर से या पढ़ते आ रहे थे, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे थे। तो क्या आप ये अपने कॉलेज के लिए पढ़ते थे? आपके कॉलेज, हंसराज कॉलेज ने ये बता रखा था कि आपको ये सारी चीजें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली बोलती है, स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती है। जी मैम, हमारे मतलब सिलेबस जो दिया रहता है, जैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ना शुरू किया था स्टैंडर्ड बुक्स को। तो माइक्रो जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हमें माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स था, तो सिलेबस रहता है यूनिवर्सिटी का और उसके नीचे सजेस्टेड रीडिंग्स होती है। तो मैं यही देखता है कि सजेस्टेड रीडिंग्स में कौन सी बुक टॉप पे है। तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने पेल्जार पढ़ी थी। तो ऐसे ही जो जैसे जैसे कॉलेज में सेमेस्टर्स जाते जा रहे थे, जेनेटिक्स आया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया, इकोलॉजी आया, तो वो तो मतलब वो तो ओवरलैप कर जाता है जैम के सिलेबस के साथ, तो वो मैंने पढ़ा था। अब जैसे कुछ है, अब बॉटनी में इम्यूनोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी तो वैसे नहीं आता है, हाँ हाँ तो हाँ। उसके लिए हाँ, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना होता है। तो मैंने मतलब लगा लीजिए कि 15-20 दिन क्यूबी को देखा था उसके लिए थोड़ा बहुत। और एनिमल फिजियोलॉजी के लिए टॉर्टोरा मैंने थोड़ा बहुत देखा था, वही 10-15 दिन। ओके। और आपने इन सब से अपने नोट्स भी क्रिएट किए थे? जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबी और एनिमल फिजियोलॉजी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, बिकॉज बाकी सारे आप कॉलेज के साथ पढ़ रहे थे। तो ये जो यूनिट्स थी, आप इनके लिए स्पेसिफिकली नोट्स बनाते थे, या फिर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आपको पता कैसे चल रहा था कि क्यूबी में मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ये आपको नॉलेज कैसे आ रही थी आईआईटी जैम एग्जाम के परस्पेक्टिव से? इसके मैम इसमें एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। अब जैसे मैंने आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक रहती है वो ली थी, गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ली थी। तो उनको मैं क्वेश्चंस देखता था कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि अडेप्टिव इम्यूनिटी से सवाल आ रहा है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर से सवाल आ रहा है, तो मैं वो सब देखता था और उसके बाद मैं वही वाला पोर्शन पढ़ने की कोशिश करता था। नोट्स मैं ज्यादा बनाता नहीं था, क्योंकि मैं मेरा मतलब मुझे इतना नोट्स बनाना अच्छा लगता नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। ओके। बट ये था कि हाँ, मैं शॉर्ट नोट जरूर रखता था। जैसे कुछ फैक्ट्स हो गए कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का कितना वेट है, इनका ऑर्डर क्या है वेट का, या फिर पेंटावेलेंट है कोई, तो वो सब चीजें तो मतलब ये शॉर्ट नोट्स बना के रखता था मैं। एंड व्हाट अबाउट अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बुक से, टेस्ट सीरीज से आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, व्हाट इफ अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था, तो उसको नोट डाउन करते थे या उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते थे, या उसे अगली बारी के लिए बेटर कैसे करते थे?
मैम इसके लिए मैंने एक बहुत पतली सी बुक बनाई थी, मतलब एक बुक रखी थी। तो हम्म। उसमें मैं जैसे टॉपिक वाइज रखता था कि मैंने बायोकेमिस्ट्री से शुरू किया तो मैं टाइटल दे देता था और मैं चेक करता था, जैसे वही मैंने जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व किए या आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मैं उसमें देखता था मैं कौन से टॉपिक्स पे कौन से क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन हम्म। ऐसे कि फैक्चुअल है, जो कि मतलब किसी इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट ये फैक्ट्स है, आपको पढ़ना ही है, तो हम्म। वो मैं उन बुक में लिख देता था। अगर वो हम्म। कॉन्सेप्ट होते थे तो मैं उनको, जैसे 2-3 लाइन में होता है कि आप एकदम क्रिस्प में लिख दीजिए ताकि आपको वो 2-3 लाइन पढ़ के याद आ जाए, तो वो मैं करता हम्म। था। तो उसके लिए मैंने एक छोटी बुक रखी हुई थी अपनी। अपनी मिस्टेक्स को देखने के लिए। जी जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉक्स में आपके ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स बन रहे थे शुभम? मैम डिपेंड करता है कि अभी मॉक्स कौन से होते हैं। जैसे आपके मॉक्स थे तो उसमें बायोलॉजी मतलब थोड़ा हार्ड ही आता था, जैम के लेवल से तो थोड़ा ऊपर ही आता था, गेट हाँ। वगैरह के लेवल पे आता था। तो आपके मॉक्स में मेरे एवरेज ऐसे ही 55, कभी 60 तक टच हो जाते थे, बहुत बार 45 भी आए थे। वही वही था, लेकिन हाँ एवरेज में 50 से 55 के बीच में ला देता था। तो ये इससे डिमोटिवेशन लगता था कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ डिमोटिवेशन होता था? एक बार मैम शायद, हाँ आपके ही टेस्ट सीरीज में मेरा 42 आया था एक उसमें, तो हाँ। वो हो गया था एक बार को, थोड़ा 1-2 दिन रहता है कि अरे यार अब पढ़ रहा हूँ इतना लेकिन नंबर नहीं आ रहे। हाँ। हाँ। तो वो तो था, लेकिन ये रहता है कि उससे डिमोटिवेट मतलब आप होइए, चलिए मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है। एक हाँ। दिन बुरा लगता है, 2 दिन बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद आपको बाउंस बैक करना जरूरी है कि करना हाँ नहीं अब मुझे वापस से पढ़ना है, मुझे देखना है मैंने जो सवाल गलत किए मैं उन्हें वापस से सही करूँ, तो वो बहुत जरूरी है। एंड मैं ये भी पूछना चाहूंगी शुभम, आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में एग्जैक्टली पता कैसे चला कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है? जी मैम, यूट्यूब से ही देखा था मैंने। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए, अगर हम्म। कॉलेज के लिए पढ़ना है, बुक्स में ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो हम्म। आपके यूट्यूब में जो लेक्चर्स होते थे पुराने वाले, उन्हीं से देखा था, तो उनसे पता चला कि फिर आप आईआईटी जैम गेट इन सब का प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो हम्म। फिर मैंने आपका ऐप डाउनलोड किया था और टेस्ट सीरीज ली थी मैंने आपकी सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ। जी, तो यूट्यूब था सबसे बड़ा सोर्स। और अब क्या प्लान है, अब जब हो गई है आपका इतना अच्छे रैंक से क्लियर हो गया, तो व्हाट्स द प्लान नाउ, व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ? मैम अभी तो एमएससी का ही देख रहा हूँ मैं कि एमएससी मिल जाए, आईआईएससी में मिले, या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी भी चलेगा। अभी इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, आइजर पुणे का हुआ हाँ है हाँ। अभी, और फॉर्म्स आने वाले, तो देखते हैं जैसा होता है। और शुभम, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जो आपके जूनियर्स होंगे वो आपको देख रहे होंगे डेफिनेटली, तो आप उन्हें क्या सजेशंस देना चाहोगे? सजेशन मैम मैं तो यही दूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपना मतलब पूरी जान लगा दीजिए उस पे। हम्म। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि अगस्त से मैंने शुरू किया था, तो उस पे ये था कि फिर मैं रेगुलरली पढ़ता था। फिर आप हम्म। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते कि नहीं यार आज छोड़ देता हूँ कल पढ़ लूंगा। मैंने हम्म। एक चीज बहुत अच्छी की थी कि मैं पूरे महीने का टाइम टेबल एक ही दिन बना देता था शुरुआत ओके। में, कि मुझे पहले से लेके 31 तारीख तक मुझे ये टॉपिक पढ़ के रखना है। तो ये रहता है कि आप एक शेड्यूल प्लान रहता है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इतना मेहनत और करना पड़ेगा आगे। या फिर 1-2 दिन अब रिलैक्स तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 1-2 दिन तो अपने लिए निकालना चाहिए, बट ये कि शेड्यूल आपका रहना चाहिए एकदम तैयार कि हाँ मुझे इस महीने, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाला महीना है तो इस वाले महीने में मुझे बायोकेमिस्ट्री सेल बायो पूरी रिवाइज करनी है और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो वो बहुत जरूरी है शेड्यूल बनाना। इसी में मेरा एक क्वेश्चन और आ रहा है कि फिर 1 से 31 तक जब आप बना देते हैं स्केड्यूल, तो ऐसा होता था कि किसी दिन ऑब्वियस सी बात है मिस होगा, पक्का मिस होगा, ऐसे पूरा रोज रोज जी रोज वही चीज फॉलो होना, तो मतलब आप किस तरीके से फॉलो करते थे? तो अगर एक दिन मिस हो जाता था तो डीमोटिवेट फील होता होगा, तो वो सब कैसे कम बैक कैसे करते थे? मैम, इसके पीछे तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो महीने का स्केड्यूल होता है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अब वही बात है, कभी कॉलेज के इंटरनल्स आ गए, फाइल्स हम्म। बनानी होती है, चेक करानी होती है, तो उसमें 1-2 दिन मिस हो जाता है। हम्म। लेकिन ये कि अगर आप ये मान दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मुझे इस महीने में ये खत्म करना ही है, तो फिर भले ही मान लीजिए आज मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल मैंने मिस कर दिया, तो परसों मैं 6 घंटे पढ़ लूंगा उसको। ओके। तो ये है कि हाँ जी, तो उस वाले टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा अगले दिन ज्यादा पढ़ी जाए। ये डिमोटिवेट होने वाली बात इतनी होती नहीं है। पर ये है कि अगर आप पूरा महीने का स्केड्यूल बना रहे हैं
तो उसमें 1-2 दिन का फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये बात दिमाग में रखनी है, फिर 1-2 दिन करते करते एक हफ्ता ही ना निकल जाए आपका पूरा। डेफिनेटली ये भी होता है स्टूडेंट्स के साथ कि एक दो दिन सोचा था चलो माथेरान घूम के आते हैं और फिर वो एक हफ्ता कब हो गया पता ही नहीं चला, ऐसा होता है डेफिनेटली। जी। एंड वन मोर थिंग कि डीयू से आप पढ़ते हो, ऑब्वियसली बात है स्केड्यूल बहुत टाइट रहता था, तो आईआईटी जैम और डीयू को मेंटेन कैसे किया? जैम और ड्यू को मैम मेंटेन तो मतलब वैसे कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा दिक्कत होती नहीं थी। हाँ, कभी हम्म कभी जैसे बीच में इंटरनल्स आ गए, या फिर जैसे किसी प्रोफेसर ने फाइल मान ली है चेकिंग को, हम्म तो वो वाला थोड़ा स्केड्यूल उस टाइम पे टाइट हो जाता था। बट ये कि जैम के लिए मैम मैं बोलूंगा, अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा डेडिकेट कर रहे हैं तो वो भी इनफ है। क्योंकि ओके आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मतलब इतना तो होगा कि आपका बेसिक्स क्लियर है बायोलॉजी का। तो ये डेफिनेटली रहता है कि आप 2 घंटा या 3 घंटा दिन का देंगे वो भी बहुत है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैम मैं तो यही बोलूंगा कि 1 महीने या 2 महीने पहले तो आपको फिर पूरा थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, 4 घंटा बैठना पड़ता है, 5 घंटा 6 घंटा। तो वो बहुत जरूरी है कि एंड मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा मतलब ग्राइंड करना पड़ेगा इस पे। गॉट इट। सो शुभम, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट शुभम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।